ये जो अनिल सर ने हमें बताया उसी का बहुत सिंपल और हिंदी में बनाया हुआ एक मॉड्यूल है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि ये रिपीटेशन होगा, बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन होगा, पर इवन इफ इट इज द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मुझे लगता है कि ये सभी के लिए शायद जानकारी महत्वपूर्ण होगी। इससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो राजस्थान में पिछले 3 महीनों में हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा कि सभी जिलों के जो आरसीएचओस हैं और जो डिप्टी सीएमएचओस हैं, उनको उनका ओरिएंटेशन हुआ और नेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत उनका एनुअल एक्शन प्लान भी बनाया गया, जो कि 5 एरिया में बनाया गया। उनमें से हीट रिलेटेड इलनेसेस भी एक महत्वपूर्ण थी, और क्योंकि इस बार बहुत अच्छा प्रिडिक्शन था तो पहले से ही मार्च के महीने से ही ये तैयारियां शुरू हो गई थी स्वास्थ्य विभाग में, और उसके लिए ही ये मॉड्यूल और इसका ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन भी बहुत पहले हम लोग कर चुके थे, सरकार के नीचे तक के लोगों का, आशा एएनएम तक का, और कुछ एनजीओ के साथ भी हम लोगों ने ये ट्रेनिंग की। और जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया कि जो मेन फैक्टर्स हैं कि एक तो ज्यादा लंबे समय तक अधिक टेम्परेचर रहना, जिसकी कैटेगरी भी उन्होंने बताई, सभी के साथ शेयर की, 45 डिग्री से ज्यादा और 5 डिग्री से ज्यादा का वेरिएशन होना। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो कि अब आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इस साल खास तौर पे ज्यादा, कि ह्यूमिडिटी का लेवल जब ज्यादा होता है, राजस्थान में कुछ हद तक एक अच्छी बात है कि ड्राई हीट ज्यादा होती है, पर जुलाई और अगस्त में हीट के साथ ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे होती है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हीट स्ट्रोक की संभावना तब भी ज्यादा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उस समय इवेपोरेशन कम होता है और जो शरीर को ठंडा करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो अभी जैसा दिखाया पिक्चर के माध्यम से, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कि जो कंक्रीट और डामर की अधिक गर्मी जो एब्जॉर्ब करने के कारण सतह को गर्म बनाए रखते हैं और जिससे ज्यादा हीट स्ट्रोक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि खुले मैदानी क्षेत्रों में ही हीट स्ट्रोक होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो हमारे जो कंक्रीट और डामर के कारण भी इसकी प्रिवलेंस के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। इसके अलावा जो हम जानते हैं कि पेड़ कट रहे हैं और छायाओं का अभाव होने लगा है। जैसा जयपुर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग हुई, उसका एक ये सजेशन निकल के आया था, और कुछ दूसरे राज्यों में जो ये इनोवेशन किया गया कि ग्रीन नेट अब चौराहों पर कई जिलों में दिखाई देने लगी है। ये एक अच्छा शुरुआत है, जिसके तहत छाया की व्यवस्था करने की एक कोशिश है। तो वायु प्रदूषण भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी इलनेसेस और गर्मी के कारण उसको मैनेज करने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पर्सनल फैक्टर्स, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनमें कोई बीमारियां हैं, जैसे कोई हृदय रोग का मरीज है या मधुमेह के रोगी हैं, श्वसन रोग, मोटापे से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है। और अगर कई लोग पानी अगर कम पी रहे हैं और हीट में अगर आप ज्यादा एक्सपोज हैं, तो आपकी किसी की भी प्रिविलेंस संभावना जो है हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड इलनेस होने की बढ़ जाती है। जैसा अभी अनिल जी ने भी बताया कि कपड़े बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। भारी या नायलॉन के कपड़े पहने हो तो आपके संभावना है कि अब हीट का डिसिपेशन नहीं हो पाता और हीट स्ट्रोक होने लगता है। कुछ दवाएं भी हैं जो जिनके कारण हीट स्ट्रोक की संभावना या हीट रिलेटेड इलनेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन जोखिमों के लिए हम सबको जागरूक होना जरूरी है। व्यक्तिगत कारण भी और पर्यावरण के जो कारण है उन सभी के बारे में जानकारी हम ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कुछ चीजें जो गर्मी के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मैं उनको संक्षिप्त में पुनः
बताना चाहूंगा, और ये बहुत ही सरल भाषा में हमने आप सभी के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बनाया है मॉड्यूल, जिसको हम इस मीटिंग के बाद शेयर भी कर लेंगे आप सभी के साथ। और इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें खुशी होगी आपके जवाब देने में। सबसे कॉमन जो हम सब छोटे थे गर्मी के जमाने में, घमौरियां हम सब जानते हैं, जो कि छोटी छोटी लाल रंग की दाने हो जाते हैं, जिनमें खुजली होती है। वो अक्सर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो छिद्र होते हैं जहां से पसीना निकलता है वो बंद हो जाते हैं और पानी बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण टेम्परेचर भी नहीं निकल पाता और उनमें कई बार पस भी पड़ जाता है अगर हाइजीन ठीक नहीं हो। तो इसका इलाज यही है कि साबुन से नियमित रूप से उसका स्नान किया जाए और शरीर को संभव हो वहां तक ठंडा रखने की कोशिश की जाए। ये बहुत कॉमन है, बच्चों में बहुत ज्यादा दिखाई देती है और पहले तो बहुत ही कॉमन, जब ये कूलर और एसी का जमाना नहीं था तो बहुत कॉमन गांवों में और शहरों में भी काफी कॉमन दिखाई देती थी, पर अभी भी होती है बच्चों में और बुजुर्गों में भी। इसके बाद जो हीट क्रैम्प्स हैं, गर्मी के कारण ऐंठन, जो कि आमतौर पर पेट और पैरों की मांसपेशियों में एक ऐंठन आती है जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। ज्यादातर समय में ये अगर कोई एथलीट है या फार्मर है या कोई गर्मी में ज्यादा व्यायाम कर रहा है उन व्यक्तियों में ये होती है। खासतौर पर ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होती है और इसका जो बेहतरीन इलाज है वो ORS और इलेक्ट्रोलाइट युक्त, जैसा अभी बताया पहले भी, कि आप घर में भी बना सकते हैं, जरूरी है बाजार से ही खरीद कर आप खाएं। नमक और जो विभिन्न तरह के पदार्थ पिक्चर के माध्यम से दिखाए भी थे, वो लेते रहने से आप इसको बचाया जा सकता है। और अगर हो जाए तो मरीज को, जो भी व्यक्ति हो, उसको छायादार जगह पर लेकर जाए और ऐंठन वाली मांसपेशियों में खिंचाव दें ताकि आराम मिले और धीमी धीमी मालिश करें और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पदार्थों का सेवन कराएं। उससे इसमें आराम आ जाता है। और ना आए तो तुरंत चिकित्सक को संपर्क करें। इसके अलावा हीट एग्जॉस्शन की काफी थकावट होने लगती है गर्मी के कारण, जो अभी बताया कि कई बार ऐसा लगता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, पर हकीकत में वो गर्मी से कई बार ऐसा तकलीफ होने लगती है, भारी पसीना हो जाता है, कमजोरी आती है, एकदम ठंडा होने लगता है, सर दर्द बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है आजकल, चिपचिपे हाथ पैर हो जाते हैं और नाड़ी बहुत या तो कमजोर और तेज होने लगती है। कभी कभी बेहोशी और उल्टी जैसी स्थिति भी होने लगती है। और इसका कारण, अगर हम लंबे समय तक धूप में के संपर्क में हो, और ये ज्यादातर जब आर्द्रता ज्यादा हो या आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, उस समय ये देखने को मिलता है। और इसका जो इलाज है वो अधिक पानी पिए और गर्म मौसम में अगर परिश्रम कर रहे हैं तो हल्के ढीले कपड़े पहने और कोशिश करें कि 11 से 3 बजे के बीच में धूप से बचने की कोशिश करें। शराब इत्यादि के सेवन से बचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है और घर पर ही रहना और पर्दे खिड़कियों में डालकर रहना इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक उपचार में पीड़ित को ठंडी जगह पर लेटाएं और कपड़े ढीले कर दें और ठंडा गीला कपड़ा लगाएं ताकि टेम्परेचर जो है तेजी से कम किया जा सके। पंखा या अगर एसी है तो एसी में लेटाएं उसको और धीरे धीरे पानी पिलाएं। और अगर उल्टी होती है और अगर कॉन्शियसनेस नहीं रह पा रही है तो तुरंत 108 एम्बुलेंस पर कॉल करें और पेशेंट को हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाएं। मैं एक और के बारे में बात करना चाहूंगा, हीट स्ट्रोक, जो कि काफी इस बार काफी, क्योंकि ओरिएंटेशन काफी था, गांवों तक सेंसिटाइजेशन था तो लोगों में जागरूकता ज्यादा थी। इस बार आए भी काफी हैं, आपने अखबारों में भी देखा है। ऐसा नहीं है कि संख्या बढ़ी है, इस कारण काफी सारे बचे भी हैं, क्योंकि समय रहते जब जागरूकता ज्यादा होती है तो लोग उसके अनुसार एक्शन लेते हैं। इसमें खास तौर पर शरीर का अधिक तापमान होना, गर्म सूखी त्वचा, नाड़ी का तेज चलना, बेहोशी सी आना और कई बार मानसिक स्थिति भी अजीब सी होती है, कई बार बहकी बहकी बात करने लगते हैं।
और कभी कभी पसीना ना भी आए, ये भी संभव है। अक्सर हम सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक, लू लगी है तो पसीना तो आएगा ही, पसीना नहीं आ रहा तो कुछ और है, पर ऐसा भी संभव है कि पसीना ना आए। और अधिक गर्म होने के कारण जो है जो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो ही डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसके कारण शरीर अपना टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाता है, और टेम्परेचर कई बार 104 से अधिक भी हो देखा गया है। और ये एक इमरजेंसी स्थिति है जिसमें मरीज को तुरंत छाया वाली जगह पर लेटाना चाहिए। और वृद्ध और छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग, हार्ट जो ब्रेस्ट फीड कर रही है महिलाएं, हार्ट के पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स, डायबिटीज वाले लोगों को सबसे ज्यादा इससे खतरा हो सकता है। इसका बचाव यही है कि ज्यादा पानी पिए, और अगर गर्म मौसम में परिश्रम कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखें कि पानी ज्यादा पीते रहें, और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, और 11 से 3 बजे के बीच में काम ना करें। और प्राथमिक उपचार, मरीज को तुरंत ठंडे पानी में डुबोएं। आजकल एक टैको टेक्निक भी है जिसमें कि टर्पोलिन असिस्टेड कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसमें कि एक तिरपाल के अंदर जो अफेक्टेड व्यक्ति है उसको लेटाकर और बर्फ डालकर और ऑसिलेट किया जाता है, हिलाया जाता है, जिससे कि तेजी से टेम्परेचर कम हो जाता है। उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, हम आपके साथ इस मीटिंग के बाद शेयर कर लेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये कुछ मेन समस्या हैं जो देखने को मिली हैं हीट के कारण, और हम ये मॉड्यूल आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं, और आईसी मटेरियल भी आप लोगों ने भी देखा होगा, विभिन्न जिलों में लगाए गए हैं। हम इस मीटिंग के बाद वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। और एक सभी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल्स भी किए गए हैं, तो मॉक ड्रिल का भी एक वीडियो बना है, वो भी हम आपके साथ इस मीटिंग के बाद शेयर कर लेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो हमें खुशी होगी आपके जवाब देने। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में हमें डिफरेंट तरीके बता दिए जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने आसपास लोगों का और बचाव कर सकते हैं, और कौन से ग्रुप्स हैं जिसको हमें और खास ध्यान रखना है, जैसे हमारे घर में महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उन सबका हमें खास ध्यान देना चाहिए, और किस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग किसी के भी, हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी के अगर कोई प्रश्न है तो वो सब अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो वो हम हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। और जैसे सर ने बताया, जो मॉड्यूल्स हैं और जो पीपीटी सर ने यूज करी है वो हम आपको जो जैसे ये वेबिनार खत्म होता है तो आपको एक मेल आएगा, आपको बस फीडबैक फॉर्म अपना सबमिट करना है, और हम आपको जो भी आज हमने मटेरियल यूज करा है या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल सर ने बताया यूनिसेफ की ओर से, वो हम आपके साथ उस मेल के फॉलोअप में शेयर कर देंगे। अगर किसी के भी कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है या फिर अपना हैंड रेज कर सकता है प्लीज। मैम मैं सेशन प्लान भेज देती हूँ आपको, और किसी के भी कोई सवाल है? सर आई थिंक हम लोगों ने आज काफी कुछ जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसलिए हमारे शायद पार्टिसिपेंट्स के पास कुछ सवाल रह नहीं गए। इनकेस अगर किसी का कोई सवाल है जो बाद में आप लोगों को ध्यान आता है तो आप हमें मेल के थ्रू भी अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका। जी सर। जी मैं शिवजीराम संघर्ष संस्थान से बोल रहा हूँ, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष तौर से स्पेयर इंडिया का और यूनिसेफ का। सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने जो आईसी मटेरियल जो तैयार किया वो हिंदी में है, तो वो सब लोगों के अच्छा सा समझ में आया। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मीटिंग में था, और यूनिसेफ से मनीष सांवला जी ने ये जो पीपीटी प्रेजेंट किया था, हम लोग फील्ड में गए तो रियल में अभी इतनी जरूरत है कि एक तो डेथ हमने हमारी आंखों से देखा, क्योंकि हमारा जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है हम वहां तक पहुंचते पहुंचते डेथ हो चुकी थी। अभी मैंने ग्रुप में भी चैट बॉक्स में फोटो शेयर किया एक बच्ची का, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी बहुत जरूरत है इसको करने की, लोगों को समझाने की,
तो आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है, और विशेष तौर से ये है कि आपने हिंदी में तैयार किया, उसके लिए बहुत अच्छा धन्यवाद। शुक्रिया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनिसेफ जिन्होंने ये आईसी मटेरियल टाइम पे और हिंदी भाषा में तैयार किया है, जो सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और किसी के कोई सवाल हैं अगर हमारे स्पीकर से, तो वो पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम। जी सर। जी नमस्ते, मैं दिनेश कुमार यादव बोल रहा हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। मेरी संस्था है नव चैरिटेबल सोशल हेल्प फाउंडेशन, और हम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश 3 स्टेट में हम काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जिसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस और एग्रो क्लाइमेटिक चेंजेस और एग्रीकल्चर रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिससे रिलेटेड आपका टॉपिक था आज का। ये जो सेमिनार था, मीटिंग थी, वो बिल्कुल हमारे से रिलेटेड था। हमारी संस्था जो कर रही है तो बंगाल, बिहार, यूपी में लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। नई संस्था है और आपसे इस तरह की सपोर्ट की काफी अपेक्षा रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि फ्यूचर में भी आप हमें इस तरह की गतिविधियों में जोड़ के रखेंगे। मेरा कार्य क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान है। अभी मैं शुरू किया हूँ मात्र इस साल से, और 2-3 प्रोजेक्ट हमारे छोटे छोटे चल रहे हैं इसी तरह के। तो मैं चाहूंगा कि ये जितने पावर पॉइंट थे, एक बार इस मटेरियल को हम लोगों को मेल्स के थ्रू भेज दिया जाए, ताकि आगे और भी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेटर रहेगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू अपने संस्था के बारे में हमें बताने के लिए। जी 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 सर, किसी और का कोई सवाल है क्या? कौन सा? एक हमारे पास सवाल आया है, सरकार कदम क्यों नहीं उठाती बारिश का पानी जमीन में के अंदर इकट्ठा करने का, और जो झील और नहर थी उन्हें दोबारा से चालू करने का, जिसमें कि अपनी कथा हो सके, और जो जमीन में से पानी निकाला जा रहा है उसे काम किया जाए और इस सबको बंद किया जाए। डॉक्टर अनिल, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो हमारा वाटर टेबल वगैरह है उसको डिक्रीज हो रहा है, और कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, अगर उसके ऊपर आपका कुछ इंसाइट्स है तो। मेरा नाम ऋषभ हेमानी, यूनिसेफ में वाटर सैनिटेशन हाइजीन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। जो नवदीप जी ने यहाँ पे मुद्दा रखा है, हालांकि वो हीट वेव से थोड़ा अलग मुद्दा है, पर वो एक तरीके से जुड़ा भी है। जब हम राजस्थान की बात करें और प्रदेश की बात करें, पानी की व्यवस्था जो है उसके ऊपर काफी काम करने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर सरकार के तौर पे यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज है, उन्होंने भी इस पे काफी काम किया है। राजस्थान में हमारी एक परंपरा रही है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग की, जो कि पानी का जैसे जैसे अपने घर तक आना शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है उसका महत्व या उसके ऊपर जो फोकस है वो थोड़ा कम हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा अभी जो फोकस होना चाहिए वो निश्चित रूप से इसके ऊपर पॉलिसी लेवल, प्रोग्राम लेवल और एक फील्ड लेवल पे इसको फिर से एक अवेयरनेस और उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये न सिर्फ हीट वेव या इस समय के दौरान, पर ये एक साल भर चलने वाली एक एक्टिविटी होनी चाहिए। अभी का समय बेहतरीन समय है बारिश से पहले का, जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करें। ये हीट वेव से अलग मुद्दा है, बट फिर भी ये एकदम इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। और कोई हमारे पास सवाल हैं तो हम उन्हें ले, नहीं तो हम इस सेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। अनिल सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं अभी तो यही ऐड करूंगा कि हीट वेव के स्वरूप भी थोड़ा बदलते रहते हैं। अभी देखिए, देश में कुछ हिस्सों में बीच बीच में अभी बारिश की संभावना हो रही है, और कुछ वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भी छूटा छीटा इस तरह से
बूंदाबांदी और इस तरह की स्थितियां होंगी। तो लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, नहीं नहीं अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। तो उन चीजों को थोड़ा सा फोरकास्ट को देखें, टेम्परेचर पे ध्यान दें। क्योंकि ये भी होता है कि जब हमारा एक्सपोजर एक दिन होता है टेम्परेचर को, तो शायद हमारे अंदर एक क्षमता हमारी काम करती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो ये कॉन्सिक्यूटिव जब हमारा एक्सपोजर होता है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। कई बार कॉन्सिक्यूटिव एक्सपोजर हमारा थोड़ा सा कम भी हुआ लेकिन लगातार हो रहा है, तो हमारी क्षमता काम नहीं कर पाती है। तो इन चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। और ऑफ एंड ऑन ये चलता रहता है। अभी जून तो पूरा, लेकिन कई बार कुछ दिनों तक जुलाई में भी ऐसी स्थितियां रहती हैं। तो आप इस जानकारी को जितना मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा देश, हमारा समाज और हम सब मिलके जो हीटवेव के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है। जी, थैंक यू सर। सर हमारे पास एक और सवाल है। बहुत सारे आरओ प्लांट लगा रखे हैं, ये प्लांट जमीन से पानी निकाल कर मार्केटिंग करते हैं। जैसा कि देखा जाता है 1 लीटर पानी को बनाने के लिए 10 या 20 लीटर पानी जो है वो बर्बाद होता है। इस पर ना कोई सामाजिक स्तर पर नजर डाल रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई एक्शन है इसके ये हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पे चर्चा भी हो रही है। कल भी मैं एक चर्चा में हिस्सा था इस बात को लेकर के। तो पहली चीज है व्यक्तिगत जागरूकता की। हम जब घर में भी आरओ प्लांट लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितना पानी बर्बाद होता है। तो थोड़ी सी, अगर हमें आरओ प्लांट लगाना है तो हमें देखना है कि जो भी पानी निकल रहा है उसकी हम पूरी व्यवस्था कैसे कर पाए कि उस पानी को हम सटीक ढंग से उसको रीयूज करें। कैसे रीयूज करेंगे? दूसरी बात है, आरओ के साथ में एक हेल्थ का भी पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि उसमें टर्बिडिटी जब हमारी बहुत कम हो जाती है तो उसमें कैल्शियम भी कम हो जाता है। और भारत में खासकर महिलाओं में हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी काफी पाई जा रही है, बच्चों में पाई जा रही है। तो हम ये जाने कि उसकी टर्बिडिटी हमें कितना एडजस्ट कराना चाहिए। और बिल्कुल पानी को हम उसका वो नहीं करें ताकि टर्बिडिटी एकदम कम हो जाए। और उसमें जितना ज्यादा टर्बिडिटी, हम जितना कम से कम टर्बिडिटी करना चाहेंगे पानी उतना ज्यादा बर्बाद होता है। तो वो भी चीजों का ध्यान रखें और ये देखें कि फिल्ट्रेशन के और कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे पास। कई बार लोग मॉडर्निज्म के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में भी कहते हैं नहीं भी हम तो वैसे ही आरओ का ही पानी पिएंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य की स्थितियां होती हैं, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, है ना। कई बार लोगों का स्वाद हो जाता है कि नहीं मुझे आरओ का ही पानी पसंद आता है, अब उसका स्वाद नहीं पसंद आता मुझे। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई हमें आरओ की जरूरत है या हम उसके दूसरे विकल्प हैं उन पे करें। और साथ ही साथ मेरा जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो पानी के और इस सब में काम करते हैं, जो रिसर्च करने वाले भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि हम सस्ते तरीके मार्केट में लाएं और सस्ते तरीके लोगों को उसके डिजाइन उपलब्ध कराएं कि लोग घर में अच्छे फिल्ट्रेशन को कर पाएं। और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन के, उसको भी करके हम वाटर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लोग कई बार सोचते हैं अच्छा इतना झंझट कौन करे, आरओ प्लांट ही लगा लेते हैं। तो ये भी बात है, या हम आरओ की वो 20 लीटर की बोतल ही खरीद लेते हैं। तो सिर्फ हम प्लांट के ऊपर नहीं कह सकते, जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है और जो उद्योग है वो हमेशा उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। तो और उपभोक्ता का मन तभी बदलेगा जब उसके अंदर जागरूकता आएगी, उसको समझदारी की जरूरत है। तो हम सबका एक साझा प्रयास होना चाहिए कि लोगों को समझाएं कि हमें कैसे बदलना है धीरे धीरे। और एक रात में शायद बदलाव नहीं आए, एक दिन में बदलाव नहीं आए, लेकिन इस बात को धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करें तो जो बदलाव आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी में ऐड करते हुए हमारे पास प्रेम कुमार पटेल जी हैं। उनका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये हीट वेव से इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन जनरल जलवायु परिवर्तन जो हमारा हो रहा है उसके लिए हमें सरकार की रणनीतियों और योजनाओं का इंतजार करने के बजाय हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक एटलीस्ट प्लांट या ट्री लगाने का संकल्प लेना चाहिए। उससे एक मल्टी लार्जर लेवल पे जो है वो हम कुछ ना कुछ जो है वो चेंज देख पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपका सजेशन है। और सर हमारे पास एक और सजेशन है कि हम मटका फिल्टर्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे पानी सेफ भी होगा, कोल्ड भी होगा और एडिशनल कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी। जी, मैंने मिट्टी का बना जग भी देखा है जिसमें जितना पानी पीना है हम रख देते हैं और 1 घंटे के अंदर लगभग ठंडा हो जाता है और उसमें 5-6 गिलास पानी रहता है। तो आजकल काफी इनोवेशंस आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें काफी अच्छी हैं, उनको हम देख सकते हैं। जी जी
जी सर डॉक्टर अग्रवाल आप सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम आई थिंक ये वाला वेबिनार जो है वो क्लोज कर सकते हैं। दूरस्थ जगहों से सभी साथीगण जुड़े हैं आज, कि एक तो जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस की बात हो रही है वो बहुत अच्छी है, पर अभी जो तुरंत हमें करना है वो जागरूक करना है लोगों को, ताकि हीट वेव से बचाया जा सके, हीट इंजरीज से बचा जा सके। और हीट के कारण जितनी भी इंजरी हो रही है वो उसके कितने रिमेनेंट इफेक्ट हैं वो हम अभी बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि जागरूक किया जाए लोगों को, और उससे बचाने का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि हीट वेव से कैसे बचा जाए। और दूसरा, अगर कोई किसी को कभी कुछ हो जाए तो कैसे उसका तुरंत उपचार किया जाए, क्योंकि प्राथमिक उपचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, क्योंकि जब तक 2-3 घंटे में या 1 घंटे में पहुंचते हैं लोग हॉस्पिटल तक, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। और तीसरा कि अभी राजस्थान सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिए हैं, सभी संस्थाओं को आदेश दिए कि वो हर चिकित्सा संस्थान में एक हीट स्ट्रोक रूम बनाए, और एम्बुलेंसेस भी पूरी इक्विप की गई हैं। तो ये 3 चीजें मैं बताना चाहता हूं सभी की जानकारी के लिए, कि लोगों को अधिक से अधिक इसके बारे में जागरूक करें। धन्यवाद।